जैन इस तरह करो, मुझे होस्ट बना दो। ओके बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है आपकी एक तरह की कंजेनिटल हार्ट डिजीज। आपके पीर्स का, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस सेशन का भी आज हमने स्टार्ट लिया है और इसके अंदर हम जिसको डिस्कस करेंगे वो कौन सी होंगी, आपकी एक तरह की कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के अंदर आप देखते हो CHD। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल आपने ये देखना है कि कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम इन डिजीजेस को दो टाइप्स के अंदर या दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते होते हैं। एक कैटेगरी जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं उसका नाम होता है आसाइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है बच्चों, आसाइनोटिक हार्ट डिजीज होता है। और जो दूसरी कंडीशन होती है जिसके अंदर हम डिवाइड करते होते हैं, इसको हम कहते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइनोटिक हार्ट डिजीज और असाइनोटिक हार्ट डिजीज को आप कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसा कि सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता हो कि असाइनोटिक हार्ट डिजीज वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आपके एक तरह का जो शंट होता है, शंट का मतलब ये होता है कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की तरफ ब्लड जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका हार्ट का चैम्बर है, ठीक है, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब आपने ये समझना है कि आपके जो राइट एट्रियम होता है इसके अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है। आप सबको पता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के राइट साइड के अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसे ही है। और जो लेफ्ट साइड होती है इसके अंदर जो ब्लड होता है वो आपका एक तरह का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब असाइनोटिक हार्ट डिजीज वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आपने ये कहना होता है कि लेफ्ट टू राइट शंट होता है। कहां से कहां जाता है, आपने कहना लेफ्ट टू राइट, मतलब कि आपका ये ब्लड आपका इधर जा रहा होगा, आपका ये ब्लड आपका इधर जा रहा होगा। तो बच्चों मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि जब आपका असाइनोटिक यानी कि लेफ्ट टू राइट शंट होगा तो इस कंडीशन के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड के अंदर मिक्स हो रहा होगा या डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा होगा। तो आपको पता चला कि हाँ जी जनाब, जब आपका असाइनोटिक हार्ट डिजीज होती है इसके अंदर आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा होगा। जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स होता है और इसके अंदर आपने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट देखी, ऐसे ही है कि लेफ्ट टू राइट शंट होता है। तो आपने बच्चों ये बात अपने माइंड में रखनी है कि असाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर जो आपका शंट होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। तो आपने कहा लेफ्ट टू राइट जो होता है वो एक तरह का शंट होता है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है, एक बात। नंबर 2 आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, कौन सा आपके एक तरह का ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक तरह का मिक्स हो रहा होता है। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स होता है तो इसके नतीजे में आप लोगों ने ये कहना होता है कि इस कंडीशन को हमने क्या कहना है, एक तरह का पिंक बेबीज कहते हैं, पिंक कलर का बेबी होता है। क्या कहते हैं, एक तरह का पिंक बेबीज। आपने कहना है कि ये भाईजान आपका एक तरह का पिंक बेबीज के नाम से जाने जाते हैं। ये है आपकी असाइनोटिक हार्ट डिजीज। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि असाइनोटिक हार्ट डिजीज क्या है, आपने सिंपल लफ्जों के अंदर ये बताना है कि असाइनोटिक हार्ट डिजीज वो कंडीशन होती है जिसके अंदर लेफ्ट साइड का जो ब्लड होता है वो राइट साइड के अंदर जाता है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आपने ये बात करनी है कि लेफ्ट साइड का जो ब्लड होता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो जनाब आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ जाना शुरू कर देता है। जब आपका ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो जनाब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ जाएगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा जाना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब इस कंडीशन के अंदर जो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी वो आपकी ज्यादा होगी या कम होगी, शाबाश ये बताइएगा। इन असाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर जो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी, जो आपकी पल्मोनरी एक तरह का लंग्स की तरफ जो ब्लड जा रहा होगा वो ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों। सिंपल सी बात है, वो ज्यादा जाएगा। कैसे, कि आप खुद देखें कि हाँ जी जनाब जब ये ब्लड आपका इधर से इधर मूव कर रहा है तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा आया। जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा आया तो राइट वेंट्रिकल से यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी होती थी जो कि लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाती थी। तो आपने ये कहना है कि जब भी असाइनोटिक कंडीशन देखते हैं तो असाइनोटिक कंडीशन के अंदर आपका क्या होता है कि ये जो ब्लड होता है ये जनाब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड बहुत ज्यादा आता है तो पल्मोनरी वस्कुलेचर ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं आप लोगों को कहां कहां एमसीक्यूज होंगे मैं बताता जाऊंगा, एंड
एंड के ऊपर मैंने एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आप लोग नंबर 3 के ऊपर आप लोग क्या कहोगे कि इसके अंदर जो पल्मोनरी वस्कुलेचर होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? शाबाश बताइएगा जी। जो पल्मोनरी जो ब्लड सप्लाई होगी वो ज्यादा होगी या हाई होगी या कम होगी? तो आपने ये कहना होता है कि पल्मोनरी वस्कुलेचर जो होता है या पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होती है वो पीक के ऊपर होती है। अब इस बात को आपको यहां तक समझ आ गई। देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर जस्ट इमेजिन करें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है और उस क्वेश्चन के अंदर जो एग्जामिनर वो क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि हाँ जी जनाब, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ फटीग, ठीक हो गया, और उसके बाद वो ये कहता है इरिटेबिलिटी, फटीग, इरिटेबिलिटी ऑन ऑन एक्सरे या ऑन एकोकार्डियोग्राफी देयर इज अ बाईवेंट्रिकुलर डायलिटेशंस, देयर बाईवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज सीन, बट द इट साइज ऑफ द एट्रिया इज नॉर्मल। मैं दोबारा बता देता हूँ, आप लोगों को अभी पता नहीं चला होगा कि मैंने क्वेश्चन क्या बोला है। मैं क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ कि अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आता है, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू with history of fatigue, उसके बाद आता है फीवर, उसके बाद आता है इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें डाल जाती हैं। उसके बाद वो ये कहता है ऑन एकोकार्डियोग्राफी बाईवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी सीन, बाईवेंट्रिकुलर hypertrophy seen, but both atria are normal in size, what's your डायग्नोज के? शाबाश। अब देखिए बच्चों, वेरी गुड सुहेल खान, शाबाश, वेरी गुड शजर बिलाल, वेरी गुड। ये कंडीशन क्या है? अब हम वीएसटी इन सब की तरफ तो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आता है और उस पेशेंट के अंदर कुछ इस तरह की हिस्ट्री दी है, फटीग है, इरिटेबिलिटी है, ये सारा कुछ, एकोकार्डियोग्राफी करते हो, तो इसके अंदर का एक तरह का बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि एट्रिया आर नॉर्मल। तो अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट आपने याद रखने इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर ये 2 जो पॉइंट आप याद रखते हो वो ये है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर वेंट्रिकल जो है दोनों उनका साइज बड़ा हुआ है और एट्रिया जो है वो एक तरह का नॉर्मल है। अब आप खुद सोचें कि हाँ जी जनाब, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेप्टा ना हो, जस्ट इमेजिन करें, ठीक है, सेप्टा ना हो, तो आपका जो शंट होगा ब्लड वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि लेफ्ट साइड का जो प्रेशर होता है वो आपका एक तरह का ज्यादा होता है, ऐसे ही है। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। अब आप लोगों को पता है बच्चों के आगे है बॉडी को क्या ब्लड मिलेगा? उतना जितना इसको चाहिए। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा रहा है तो बॉडी को जितना ब्लड चाहिए, क्या उतना ब्लड इसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब बॉडी को जितना ब्लड चाहिए उसको उतना नहीं मिलता तो लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो तो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो तो रोना डालेगा कि भाईजान तुम्हारी मेहरबानी, मेरी जो बॉडी है उसको ब्लड दो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो वेंट्रिकल होगा वो क्या करेगा? वो एक तरह का जोर से एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सेप्ट नहीं हो रहा, एक मिनट, ये देखो सारी मीटिंग में ग्रुप में मैसेज आया कि प्लीज एक्सेप्ट। अच्छा जी, तो अब आप देखो कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि ये जो बॉडी है, बॉडी को उतना ब्लड नहीं मिलना चाहिए था। जब बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो बच्चों उसके नतीजे में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। एक बात तो ये है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो था वो राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जा रहा था, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड नॉर्मल आता है उससे ज्यादा आया। जब उसके अंदर ब्लड ज्यादा तो राइट वेंट्रिकल जोर से पंप करना पड़ा। जब राइट वेंट्रिकुलर जोर से पंप करना पड़ा तो राइट वेंट्रिकुलर की भी हाइपरट्रॉफी होगी, जिसकी वजह से हम इसके अंदर क्या देखते हैं? बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेकिन एट्रिया के अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा, एट्रिया तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि कभी भी अगर एग्जाम के अंदर एक पेशेंट आए और उस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो? बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखते हो और एट्रिया बिल्कुल नॉर्मल देखते हो, तो इसका डायग्नोज क्या है? आप लोगों ने कहना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, या फिर आप लोगों ने क्या कहना? आसाइनोटिक हार्ट डिजीज। क्या कहना? एक तरह का आसाइनोटिक हार्ट डिजीज। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ का कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है? शाबाश, एनीवन ऑफ यू। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको कंफ्यूजन है वो बंदा पूछ सकता है?
आगे चलें। ओके जी, अब हम नेक्स्ट आगे आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चला कि हाँ यार साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने याद करने हैं, वो आपने ये याद करना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर लेफ्ट टू राइट शंट होता है, नंबर 1। नंबर 2 आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब पल्मोनरी वस्कुलेचर जो होता है वो जनाब इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का हाई होता है। नंबर 3 जो आप लोगों ने देखना होता है वो आपने ये देखना है कि बाईवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 आपने ये देखना होता है आपका एक तरह का बाईएट्रियल हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, ये भी हम देखेंगे, लेकिन मेनली आपने बाईवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को माइंड में रखना है। उसके बाद और क्या होता है, और आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एक तरह का मिक्स हो रहा होता है। अब इसके अंदर जो टाइप आती है वो अभी हम थोड़ी देर में बाद में देखते हैं। अब हम आ जाते हैं जनाब आपका एक तरह का साइनोटिक हार्ट डिजीज के साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी होती हैं। देखो बच्चों, साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर आपकी वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये जस्ट इमेजिन करें कि ये आपका हार्ट है और हार्ट के अंदर आप लोग क्या देखते हो, इस हार्ट के अंदर आप ये देखते हो कि आपका यहाँ से आपका एक तरह का आपका डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स होगा। तो इस कंडीशन को आपने कहना होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज। तो आपने कहना है राइट टू लेफ्ट शंट होता है। तो सबसे पहले जो शंट होगा वो कौन सा होगा, एक तरह का राइट टू लेफ्ट होगा। जो दूसरे लफ्जों में आप क्या कह सकते हो कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो आप लोगों ने जो कंडीशन देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि आप लोगों की एक तरह की राइट टू लेफ्ट शंट देखते हो। और दूसरे पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने ये कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होगा वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर वो एक तरह का मिक्स हो रहा होगा। नंबर 2। नंबर 3 आपने ये देखना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर आपका क्या वस्कुलेचर जो ज्यादा होगा, कौन सी जो सप्लाई होगी वो ज्यादा होगी। तो आपने कहा ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन इसके अंदर बढ़ जाती होती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब ये कि एओर्टा के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो ज्यादा होता है। तो अभी के लिए बस आपने ये कहना है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होती है वो इसके अंदर एक तरह की ज्यादा होती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन इसके अंदर एक तरह की ज्यादा होती है। इसमें से अगर आपसे बंदा कोई पूछे कि हाँ जी जनाब आप एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन जो साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है वो कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इन न्यू बोर्न बेबी। तो आपने कहना होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। न्यू बोर्न बेबी की बात कर रहा हूँ, चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा। मैंने ये कहा है कि हाँ जी जनाब आप मैंने ये बात की है कि हाँ जी जनाब मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इन न्यू बोर्न बेबी। बच्चों जब भी क्वेश्चन के अंदर आएगा न्यू बोर्न बेबी तो आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। बहुत दफा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, कई दफा पूछा हुआ है और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब आपका मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है। उसके बाद देखा जाए कि हाँ जी जनाब मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इन चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड, बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है वो कौन सी है। तो आप लोगों ने कहा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोर, ठीक है। और अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आता है मोस्ट कॉमन, मतलब के अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि मोस्ट कॉमन एक तरह की कंजेनिटल अनोमली या कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन सी होती है, सबसे ज्यादा जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है वो कौन सी होती है, तो आप लोगों ने क्या कहना है वीएसटी। शाबाश, आपने कहना वीएसटी इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने जैसा कि मैंने कहा एक तरह का मतलब कि एक तरह का साइनोटिक हार्ट डिजीज, असाइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीजेस को याद करने का जो बहुत प्यारा तरीका है ना जिससे आप लोग भूलोगे नहीं, वो आपने याद करना टी से। टी का मतलब क्या है कि जो भी साइनोटिक हार्ट डिजीज होंगी उनके अंदर टी आएगा। क्या आएगा, एक तरह का टी आएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी है, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट है, ठीक हो गया। आपने कहना है कि हर के अंदर क्या आएगा, एक तरह का जो भी आपकी एक तरह की बच्चों आपने ये कहना है कि जो भी साइनोटिक हार्ट डिजीज होगी उसके अंदर आप क्या देखते हो, उसके अंदर जनाब आपने देखना होता है टी। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ते हो कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर जनाब आप लोगों का एक तरह का ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स आ जाता है, ठीक हो गया। आपने क्या कहना है, एक तरह का ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल आ गया, ये वाला टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोट आ गया, ये वाला। उसके बाद आपने कहना है एक तरह का ट्राइकस्पिड अट्रेजिया, ट्राइकस्पिड एक तरह का अट्रेजिया, ये भी टी से शुरू होता है। उसके बाद आपने कहना होता है एक तरह का आपका आ जाता है बच्चों एक तरह का, जैसे कि आपने कहना ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, क्या एक तरह का ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ये भी आपका टी से शुरू होता है। उसके बाद आपने कहना टोटल एनोमलस पल्मोनरी वस्कुलर रिटर्न, टोटल एनोमलस वस्कुलर पल्मोनरी वस्कुलर रिटर्न, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वस्कुलर रिटर्न। इसका मतलब क्या, टोटल एनोमलस
पल्मोनरी वस्कुलर रिटर्न, यानी कि TAPVR, ये जनाब आपका टोटल एनोमलस पल्मोनरी वस्कुलर रिटर्न आता है। तो ये आपने कहना कि हाँ जी जनाब ये सारी कंडीशंस हम एक दूसरे का देखते हैं, ये साइनोटिक हार्ट डिजीज है। तो आप लोगों को पता चला कि साइनोटिक हार्ट डिजीज को याद करने का तरीका पता है क्या? सिर्फ टी को याद कर लो, यानी कि क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी हो गई, उसके बाद आपने कहना है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट हो गया, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया हो गया, ट्रंकस आर्टरियोसिस हो गया, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वस्कुलर रिटर्न हो गया। ये आपका क्या पांचों के अंदर टी आ रहा है। ये देखें, एक के अंदर टी आया, दो के अंदर आया, तीन के अंदर आया, चार के अंदर आया, पांच के अंदर आया, तो पांचों के अंदर क्या एक तरह का टी आ गया। तो ये साइनोटिक हार्ट डिजीज है। असाइनोटिक हार्ट डिजीज कौन कौन सी होती हैं? अगर आप लोगों से ये बंदा पूछता है कि हाँ जी जनाब आपकी असाइनोटिक हार्ट डिजीज जो होंगी वो कौन सी होंगी, तो आप लोगों ने कहना है असाइनोटिक हार्ट डिजीज जो होती हैं वो जनाब आपकी वो होती हैं जिनके अंदर आपका एक तरह का एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आता है, और कौन सा आ सकता है? शाबाश, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, PDA। ठीक है, तो आपने कहना 3D के नाम से याद करना है। वेरी गुड शजर, यानी कि AST, VST और PDA। AST आपने क्या कहना है? एक तरह का PDA, VST, AST, AST, VST और PDA, यानी कि 3D के नाम से आपने ये याद करना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है? आपका एक तरह का असाइनोटिक हार्ट डिजीज होती है। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं और उसको देखते हैं कि हाँ जी जनाब उसके अंदर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हाँ फहद बोलो। फहद इन्नी देर च बंदा क्वेश्चन लिख लेंदा यार। सर जी माइक ऑन कर लिया। सर जी ये जो एसिम्प्टोमेटिक हार्ट डिजीज थी इसमें मतलब वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी थी, आर्टेरियल रिलैक्स थे ना असाइनेटिक में, तो मैंने ये नहीं साइनोटिक में कहा, क्या होगा फिर? कौन सा रिलैक्स होगा और कौन सा? मेरी बात सुनो, मैंने ये बात की थी कि सारी की सारी असाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर जरूरी नहीं होता कि आपका वेंट्रिकल जो हो वो दोनों बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो और एट्रिया आपका एक तरह का रिलैक्स हो। समझ आ रही है? आप लोग ये देखते होते हो कि एक तरह का अगर फॉर एग्जांपल AST है तो AST के अंदर तो एट्रिया भी आपके एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपकी हाइपरट्रोफी मिलेगी, उसके अंदर तो चारों चैम्बर की हाइपरट्रोफी मिल रही होगी। ठीक हो गया? VST के अंदर असाइनोटिक के अंदर मेनली हम क्या देखते होते हैं? एक तरह की बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? VST के एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, ओके, उसके अंदर हम देखते हैं। बाकी अब हम एक एक डिजीज को सेपरेट देखेंगे, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी जनाब क्या क्या चीज होती है। अच्छा बच्चों, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है जनाब आप लोगों का एक तरह का टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होता क्या है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हम देखेंगे कि किस किस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। तो अभी हम देखते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट या TOF क्या होता है। तो TOF की जब हम बात करते हैं या टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट की हम बात करते हैं बच्चों, तो टेट्रा मतलब क्या है कि इस कंडीशन के अंदर आपकी चार तरह के डिसऑर्डर्स आप देख सकते हो, चार तरह की चीजें आप देखते हो। इस वजह से हम इसको कहते हैं टेट्राओलॉजी ऑफ फैलोट। अब देखें, जस्ट इमेजिन करें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाँ जी जनाब आपका एक तरह का ये आपका राइट एट्रियम है, या आपका राइट वेंट्रिकल है, या आपका लेफ्ट एट्रियम है, या आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक हो गया? अब देखें जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका राइट वेंट्रिकल से आपका इस तरह क्या जाती है? पल्मोनरी आर्टरी जाती है, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका इस तरह एओर्टा जाता है। एओर्टा आपकी बॉडी को सर्कुलेशन देता होता है और पल्मोनरी आपके फेफड़ों शरीफ को देती है। ठीक है? जस्ट इमेजिन करें कि अगर बच्चों, अगर किसी बंदे के अंदर हम ये देखते हैं कि राइट वेंट्रिकल के अंदर ये पल्मोनरी जो वाल्व होता है, यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होता है ना, अगर उसकी स्टीनोसिस हो जाती है, जस्ट इमेजिन करें अगर उसकी स्टीनोसिस हो जाएगी तो आपके लंग्स को उतना ब्लड मिलेगा? शाबाश, पहली बात मेरी ये है कि जो आपके लंग्स होते हैं उनको आपका उतना ब्लड मिलता है अगर आप इसके अंदर पल्मोनरी स्टीनोसिस देखते हो। तो फर्स्ट जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर आप पॉइंट देखते हो, आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का पल्मोनरी स्टीनोसिस, पल्मोनरी स्टीनोसिस। तो पल्मोनरी वाल्व जो होता है वो आपका तंग हो जाता है। अगर जस्ट इमेजिन करें कि किसी बंदे के अंदर पल्मोनरी वाल्व आपका तंग हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो आपके लंग्स के अंदर क्या जाएगा? एक तरह का कम हो जाएगा। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कम हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल बार बार जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स को ब्लड नहीं मिल रहा,
जब आपके लंग्स को ब्लड नहीं मिलता तो राइट वेंट्रिकल जोर जोर से ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब राइट वेंट्रिकल जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके नतीजे में हम क्या देखते हैं, एक तरह का राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखते हैं। तीसरे नंबर पे इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे जनाब आप पे एक सेप्टा होता है और उस सेप्टा का नाम होता है आप पे एक तरह का वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है, मतलब ये सही तरह काम नहीं करता। अब मेरा आप लोगों से बात क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जांपल ये रास्ता आपका बंद है तो जो ब्लड जाएगा वो आपका राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से रास्ता ही बंद है। अब बात को समझे कि नहीं समझे, क्योंकि वहां से रास्ता नैरो हो चुका है। जब रास्ता नैरो हो चुका है तो राइट वेंट्रिकल्स वाला जो ब्लड होगा वो भी कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। बात को समझ रहे हो, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपका एक तरह का आपने कहना कि तीसरा जो पॉइंट हम इसके अंदर देखते होते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बाद जो आपका राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो भी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल का ब्लड भी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो एओर्टा के अंदर आप जो ब्लड होगा वो दोनों साइड का आ रहा है। अगर दोनों साइड का एओर्टा के अंदर ब्लड आ रहा है तो पहले की निस्बतन ज्यादा आ रहा है, उतना आ रहा है या कम आ रहा है, शाबाश ये बताइएगा जी। अगर फॉर एग्जांपल आपने कहना ज्यादा आ रहा है तो इसके अंदर आपने कहना ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, या आपने कहना एक तरह का ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। तो आपने इसके अंदर क्या देखा, आपने ये कहना है बच्चों कि हाँ जी जनाब टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट वो कंडीशन होती है। प्रूफ याद करने के लिए सिंपल सी बात है, चार बातें, इसके प्रूफ याद रखने का फायदा भी नहीं है कि प्रूफ आप याद रखो। इसमें सिंपल आप कह सकते हो कि पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, उसके बाद जनाब आपका एक तरह का राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है और उसके बाद जनाब आपका ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होता है। ठीक है, आप ये इस तरह याद कर सकते हो कि ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और वीएसटी, ये चार फीचर्स आप इसके अंदर देखते हो। क्लियर है बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, शाबाश। लास्ट ईयर एक एमसीक्यूज आया हुआ था कि हाँ जी जनाब ऐसा कौन सा क्रोमोसोम होता है जिसके अंदर जनाब हम एक जी, किसी का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है यार सर, ये फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकुलर के जो प्रेशर ये बहुत ज्यादा है, तो ये कैसा हो सकता है कि राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगा? शाबाश, मेरी बात ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। मेरी बात सुनो, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर नॉर्मली होता है वो कितना होता है आपका 120 तक होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है आपका 25 होता है। अब नॉर्मल अगर हम राइट वेंट्रिकल का प्रेशर देखें 25 mmHg है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो 120 mmHg है। आपका बात बिल्कुल ठीक है कि इसके नतीजे में तो जो ब्लड है वो जनाब आपका लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गई है, रास्ता यहाँ पे तंग हो गया है। जब रास्ता तंग हो गया तो राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है, जिसने यार एक तरह का लंग्स के अंदर ब्लड फेंकना था, अब वो भी नहीं जा रहा। उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो सारे का सारा जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। नॉर्मल बंदे के अंदर आप ये कह सकते हो कि सर आपका जो प्रेशर जाना चाहिए वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाना चाहिए, आपका ना कि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने लिखा है कि 120 mmHg तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है और राइट वेंट्रिकल के अंदर 25 है, तो ये तो एक तरह का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन इधर से क्या होता है, वाल्व ही बंद हुआ पड़ा है तो उसका कोई रास्ता तो है नहीं, ब्लड कहाँ जाएगा फिर, उसका कोई रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है, तो ब्लड जो जाएगा वो राइट वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? जी सर। ओके, अब देखिए कि आप लोगों को ओके ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा को एक्सप्लेन करते हैं। बच्चे मेरी बात सुनना है आप लोगों ने। जस्ट इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाल्व ये आपका सेप्टा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अगर ये सेप्टा बिल्कुल ठीक है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जितना ब्लड आता है वही एओर्टा के अंदर जाना था। आगे समझ, जस्ट इमेजिन करें कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर 100 ml ब्लड आता था तो वही आपका एओर्टा के अंदर जाना था। अब जस्ट इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जांपल ये सेप्टा खराब हो गया, ये डिफेक्ट हो गया, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो इधर आएगा। जब ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड इधर आएगा तो अब जो 100 ml आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर था उसके अंदर अब ब्लड ऐड हो रहा है। जब ब्लड ऐड हो रहा है तो क्या है, ब्लड ज्यादा हो रहा है, तो अब एओर्टा के अंदर जो ब्लड जाएगा वो ज्यादा जाएगा या कम जाएगा या उतना ही जाएगा? शाबाश, ये बताएं आप। एओर्टा के अंदर ब्लड ज्यादा जाएगा ना, क्योंकि राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड भी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो सारे का सारा कहाँ जाएगा, एओर्टा के अंदर जाएगा। अब जहां पर एओर्टा ने कोई 100 ml लेना था अब वो जनाब 25 ml और ले रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। क्लियर है? हाँ जी, आगे चलें फिर। ओके बच्चों, अच्छा एक इस दफा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हाँ जी जनाब टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग क्रोमोसोम अनोमली। आपका जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग
अनोमली तो आप लोगों ने कहना होता है शाबाश 22q1, 21 के साथ नहीं है, ये 22q1 के साथ एसोसिएटेड होती है, ये आपने याद रखना है। 22q1 इसके साथ एसोसिएटेड होती है। ये आप इंशाल्लाह हम बच्चों के अंदर ही डिटेल के अंदर जाकर एक तरह का टॉपिक डिस्कस करेंगे, डी जॉर्ज सिंड्रोम। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आपने? एक तरह का डी जॉर्ज सिंड्रोम। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये डी जॉर्ज सिंड्रोम के अंदर आपको पता लगेगा कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है। ठीक है बच्चों, हम डी जॉर्ज सिंड्रोम को इंशाल्लाह आगे जाकर एक तरह का डिस्कस करेंगे। जितनी भी आपकी कंजेनिटल अनोमलीज होती है ना बच्चों, अगर हम ये देखें ना, अब आपका ये क्वेश्चन आ गया कि सर आपका एक तरह का इसका आंसर जो है वो ये नहीं हो सकता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने एक से दो बातें जो है वो हमेशा अपने माइंड में रखनी है। वो ये कि लाजमी नहीं है कि आपका एक तरह का, हम लोगों ने ये देखना होता है कि कौन सी चीज जो होती है वो इसके अंदर एसोसिएटेड होती है। जो डाउन सिंड्रोम होता है वो ज्यादा आपका एएसटी करवाता है। क्या करवाता है? एक तरह का एएसटी करवाता है, ना कि जनाब आप लोगों का ये एक तरह का टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट करवा रहा हो। तो आपने ये देखना है कि कौन ज्यादा करवाता है। एएसटी आपका डाउन एएसटी करवाता है, वीएसटी के अंदर भी उसकी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन आपने जो फोकस करना है वो ये करना है कि भाईजान इसका जो आंसर है वो आपका एक तरह का 22q1 जो जीन होता है वो होता है। ये एग्जाम के अंदर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपने डाउन सिंड्रोम की तरफ नहीं जाना। डाउन सिंड्रोम आपका एएसटी करवाता है। जब आप डाउन सिंड्रोम पढ़ोगे ना डिटेल के अंदर बच्चों, जीआईटी की इंशाल्लाह हम सॉरी जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि इसको याद करने का तरीका ए है, यानी कि एएसटी ये करवाता है, ड्यूडेनल अट्रेजिया ये करवाता है, अल्जाइमर डिजीज ये करवाता है। तो इस तरह के आप एक तरह का इंशाल्लाह जो है ना वो हम इसको जो होगा वो डिटेल के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 22q1 जो जीन होता है उसके अंदर जनाब आपका एक तरह का इशू बनता होता है। वो हम देखेंगे, अभी पढ़ते हैं कि ओस्टियम प्राइमम और ओस्टियम सेकंडम का क्या इशू बनता है, वो परेशान हो आप लोग। ठीक हो गया जी। अब हम लोगों ने देखा कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का भी हम आगे थोड़ा सा लेके जाते हैं। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती हैं। उसके बाद देखें बच्चों, आपने ये कहना होता है कि जो बंदा आपके पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के साथ प्रेजेंट करेगा तो उसके जो फीचर्स होंगे वो कौन से होंगे। फीचर्स अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी होगी, शाबाश, तो वो कौन सी है? साइनोटिक हार्ट डिजीज जो होगी वो कौन सी है? तो वो आप लोगों ने क्या कहना है, मोस्ट कॉमन आपकी चाइल्डहुड साइनोटिक हार्ट डिजीज वो कौन सी है भाई? यही वाली अभी तो मैंने बताया था, मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज है। ठीक है, अच्छा जी। साइनोटिक के अंदर आपका जो कलर होता है वो कौन सा होता है? ब्लूइश होता है। समझ आ रही है? कौन सा होगा? एक तरह का ब्लूइश होगा। तो हम इसके अंदर क्या देखेंगे, आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब आप इसके अंदर क्या देखते हो, ब्लूइश साइनोसिस देखते हो अपर लिप के अंदर और लिप्स के अंदर। क्या देखते हैं? एक तरह का साइनोसिस हमने देखनी है। आपने कहना साइनोसिस देखनी है, नीलापन देखना होता है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए, जस्ट इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जस्ट इमेजिन करें इसके अंदर जनाब आपका वीएसटी होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। जल्दी बताएं जल्दी बताएं, इसके अंदर आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। अब तक देखो बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि हाँ जी जनाब आप लोगों ने कम से कम मेरे ख्याल में जहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से बेसिक पढ़ी होगी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने, और उनमें से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को इतना इल्म होगा कि हाँ जी जनाब अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, यहाँ पे सेप्टा सही तरह काम ना कर रहा हो, तो इसकी वजह से हम एक मरमर सुनते हैं। उस मरमर को हम कहते हैं एबनॉर्मल साउंड। वो कौन सा होता है मरमर? उस मरमर को हम कहते हैं आपका होलो सिस्टोलिक मरमर। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आप इसके अंदर कौन सा मरमर सुनते हो? होलो सिस्टोलिक मरमर। तो आपने कहना है हाँ जी जनाब होलो सिस्टोलिक मरमर हम सुनेंगे। और ये होलो सिस्टोलिक जो मरमर होगा वो कहाँ पे होगा? आपने कहना है आपका फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर। आपने कहना है कि लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पैरास्टर्नल लाइन। कहाँ पे? आपका एक तरह का फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पैरास्टर्नल लाइन आपके स्टर्नम के बिल्कुल साथ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो ये आपका कौन सा होता है? वो आपने कहना है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मरमर। अगर बच्चों जस्ट इमेजिन करें अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू, यानी कि इस तरह 15 बच्चे होलो सिस्टोलिक मरमर और पैन सिस्टोलिक मरमर सेम ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है। बात को समझे कि नहीं समझे? और पैन सिस्टोलिक मरमर और होलो सिस्टोलिक मरमर का कोई फर्क नहीं है, ये एक ही चीज है। अब देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आता है, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ यानी कि अ 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अ 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अ 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट टू यू with history of fatigue, cry, cyanosis on lips या बॉडी का वो कह दें, ठीक है, साइनोसिस और लिप्स है एंड और बॉडी का कह दें। उसके बाद
साइनोसिस ऑन लिप्स प्लस क्या आपने कहना है कि हाँ जी जनाब होलोसिस्टोलिक मर्मर, होलोसिस्टोलिक मर्मर प्रेजेंट। व्हाट्स डायग्नोज? शाबाश। हाँ जी, अगर बच्चों के अंदर कभी भी होलोसिस्टोलिक मर्मर आएगा या पैन सिस्टोलिक मर्मर आएगा तो उसके अंदर हम क्या कहेंगे? तो आप लोगों ने कहना वीएसटी। क्लियर है? ये एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं, अगर नहीं यकीन तो फिर पास्ट पेपर निकाल के देख लो, ठीक है। तो कहते हैं ना कि बंदे को जनाब यकीन करने के लिए एक झटका लेना पड़ता है, ये झटका जो है वो ना लगे तो तब तक बंदा यकीन नहीं करता। तो जब आप इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सबका एनएलई क्लियर होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर होगा और आप सारे अल्लाह के हुक्म से अच्छे मार्क्स भी लेंगे, सारा कुछ अचीव भी करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों की ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी होंगी। तो मेन चीज ये है कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन ये कह रहा हूँ उनको याद किया करो, उनको लिखो और उसके बाद जो है वो खुद मतलब कि आप लोगों को जो लगता है कि यार इधर इधर से आ सकते हैं तो उसको देखें। इसलिए आ सकता है, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो आने ही आने हैं, जैसा कि जीआईडी के सिम्टम्स। देखो ये जितनी भी कंजेनिटल अनोमलीज होती है ना, ये जो बच्चे होते हैं इनको सांस लेने का मसला बनना ही बनना है, इनको फटीग होनी ही होनी है, इनको जनाब साइनोस्ट होना ही होना है, इन्होंने जनाब खाना इनसे नहीं खाया जाना, रिटेबिलिटी इनके अंदर होनी ही होनी है, खाना इनसे नहीं खाया जाना, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस इनके अंदर होने ही होने, ये सारी चीजें इनके अंदर होंगी। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो सबके अंदर आने हैं, जो कि आप कभी भी आपका ये डिफरेंशिएट नहीं करते थे इसका आंसर क्या है। जो डिफरेंशिएट करते हैं, जो बताते हैं कि इसका आंसर क्या होता है, वो एक से दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे कि इसके अंदर उसने कह दिया कि साइनोसिस है और उसने कह दिया कि हाँ जी जनाब होलोसिस्टोलिक मर्मर है, तो आपने क्या कहा? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना आता कि हाँ जी जनाब सर जब हम पेपर सॉल्व करते हैं टॉपिक्स में आप एमसीक्यू से करवाते जाओ वो आ रहे होते हैं 100%। सर जब हम पेपर सॉल्व करते हैं जो टॉपिक्स में आप एमसीक्यू से करवाते हैं वो आ रहे हैं, हाँ, तो वो मेन इंशाल्लाह आपको ये फायदा होगा कि वो पेपर के अंदर आते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इसी वजह से शेयर करता हूँ, क्योंकि आप जब पास पेपर्स देखोगे तो आपको खुद पता होगा कि भाई यही आ रहे हैं। अच्छा जस्ट इमेजिन करें अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह आता है और इस क्वेश्चन को एग्जामिनर इस तरह कह देता है, अ 15-year-old child present to you with history of fatigue, cough, respiratory infection and holosystolic murmur, what is your diagnosis? तो आप लोग क्या बताओगे? शाबाश। हाँ जी, अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, जस्ट इमेजिन करो ना कि हाँ जी जनाब एक बच्चा जो है, वेरी गुड मैं भी, शाबाश, इसके अंदर आपने क्या लगाना? वीएसटी लगाना है। क्यों वीएसटी लगाना है? क्योंकि यहाँ पे साइनोसिस नहीं लिखी हुई, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के अंदर साइनोसिस नहीं बोली। वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर मैंने साइनोटिक नहीं बोला, मैंने कहा असाइनोटिक कंडीशन, मतलब कि मैंने कहा साइनोसिस है या लिप जो है वो जना ब्लू कलर के हो गए हैं या सांस लेने में कोई मसला है, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन के अंदर कहा नहीं। कहा मैंने कहा कि सांस मतलब कि साइनोसिस हुई पड़ी है, तो इसका मतलब कि असाइनोटिक कंडीशन है। कभी भी अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि एक पेशेंट आपके पास आता है और उस पेशेंट के अंदर क्या है, एक तरह का मतलब कि वो ये कहता है कि साइनोस्ट नहीं है, नीला नहीं पड़ा अभी वो, और उसके बाद उसका जनाब होलोसिस्टोलिक मर्मर है, तो आपने कहना वीएसटी है। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि हाँ जी जनाब आपके पास एक पेशेंट आता है और वो साइनोस्ट हो गया, वो नीला पड़ गया है और उसके बाद उसको दूसरे सिम्टम्स कह दें और उसके बाद वो कहें होलोसिस्टोलिक मर्मर है, तो आपने क्या कहना? आपने कहना ये साइनोटिक हार्ट डिजीज का मर्मर है। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज का जो मर्मर होगा, हाँ साइनो क्लबिंग भी होती है, क्लबिंग भी होती है बिल्कुल। तो आपने कहना है कि साइनोटिक हार्ट डिजीज का जो मर्मर होगा उसके अंदर हमने क्या देखना होता है? साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या आपने कहना? टेट्रालॉजी या फ्लोर की ये डिजीज होगी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे आते हैं और आगे इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं। देखो जी आप लोगों को ये पता चल गया। अब देखें जो आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया है जी, उसका वीएसटी आंसर था उसका। लेकिन अगर साइनोटिक आ जाए कि जैसा कि ये क्वेश्चन जो है ये वाला, ये लिखा जो हुआ है, इसका टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोट आंसर है, इसका टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोट। ऐसा तो नहीं है? मेरी बात को थोड़ा सा सर आप साइनोटिक लिखवा दिया। ये आंसर जो होगा ये आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट होगा। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, मेरी एक मिनट, वो फ्लो में निकल गई होगी बात, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें बच्चे। जैसा कि ये क्वेश्चन आया ना, अ 15-year-old child present to you with a history of fatigue, cough, cyanosis on lips and holosystolic murmur present, what is your diagnosis? तो आपने कहा कि यार डॉक्टर एग्जामिनर जो है उसने क्या लिखा? साइनोसिस ऑन लिप्स है, तो इसका मतलब क्या कि साइनोटिक हार्ट डिजीज हो रही है और इसके अंदर होलोसिस्टोलिक मर्मर भी है, क्या एक तरह का होलोसिस्टोलिक मर्मर भी है, तो इसका आंसर जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट आएगा। समझ आ गई है? लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपली इस तरह है, अ 15-year-old child present to you with a history of fatigue, कफ, ठीक है,
एंड होलोसिस्टोलिक मर्मर इज प्रेजेंट ऑन ऑस्कल्टेशन, व्हाट इज योर डायग्नोस? तो फिर आपने कहना ये वीएसटी है। अब समझ आ गई है? तब आपने क्या कहना एक तरह का ये वीएसटी है। मेरे ख्याल में आप समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन होता है। देखें बच्चों, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट और एमसीक्यू आता होता है कि हाँ जी जनाब, आप इसी तरह क्वेश्चन आता है सिंगल लाइन, टेट स्पेल्स आप किसके अंदर देखते हो? टेट स्पेल्स कौन सा आपके स्पेल्स है? टेट स्पेल्स। तो आप लोगों ने कहना है कि टेट स्पेल्स जो होते हैं वो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? आपके कहना का टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर आते हैं। अब देखें मतलब क्या है, टेट स्पेल्स के अंदर होता क्या है। अब देखें बच्चों, इसके अंदर ये कंडीशन होती है जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि यार ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब हो ये रहा है कि आपका राइट वेंट्रिकल से जो सारे का सारा जो ब्लड है वो जनाब आपका कहाँ जा रहा है? वो जनाब आपका एक तरह का बॉडी को जा रहा है, आपकी एक तरह की सिस्टेमिक सर्कुलेशन के इंटर हो रहा है। ठीक है, अब एक पॉइंट आएगा कि जब राइट वेंट्रिकल का ब्लड आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन को मिल रहा है, बॉडी को मिल रहा है, तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड ब्लड है, वो आपका इधर आ रहा है। और बॉडी को बहुत ज्यादा जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो जब मिलेगा, यानी कि आपने ये कहना है कि उस वक्त जो वो बच्चा होता है वो रोता है। समझ आ रही है? वो कहता है एक तरह का बच्चा रोता है। जब बच्चा रोएगा तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, एक तरह का आप लोगों ने कहा बच्चा स्क्वैटिंग करता है, स्क्वाटिंग करता है, स्क्वैट पोजीशन के अंदर जाता है। जब बच्चा रोएगा और अपनी जो नी होंगी, जो अपनी टांगे होंगी, वो ऊपर की तरफ करने की कोशिश करेगा साथ, तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों के स्क्वैट पोजीशन के अंदर जब बच्चा जाता है तो आपने ये कहना है कि इस नतीजे में ये होता है कि जो ब्लड उसकी वेन के अंदर आ रहा है, जो वेसल के अंदर आ रहा है, उसकी बॉडी को पहुंचा रहा है, लेकिन जब ये स्क्वैट पोजीशन के अंदर जाएगा तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर प्रेशर पड़ जाएगा जी, नी चेस्ट होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम अपनी नी अपनी चेस्ट के साथ लगा लेना, तो बच्चा भी ऐसे करता है, रोता रोता अपनी नी जो होती है अपनी चेस्ट के साथ लगाता है। जब ये लगाएगा तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जब ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड जो होगा वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर अब सही तरह इंटर नहीं होगा, बल्कि वापस जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये वापस जाएगा तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये जो आपका जो ब्लड होगा ये इधर से वापस गया। ठीक होगा, जब ये इधर से वापस गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड गया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड गया तो इसके नतीजे में क्या कहना है कि आपका ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये आपका क्या होगा, आपके लंग्स के अंदर ब्लड आएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है, शाबाश। इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आ सकता है। ठीक है, आपके पास इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि एक पेशेंट आपके पास है, एक बच्चा आपके पास है, वो जनाब आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर डायग्नोज किया गया था, और उसके बाद जब वो टेस्ट स्पेल्स की पोजीशन के अंदर जाता है तो कौन सी सर्कुलेशन जो होती है वो उसकी ज्यादा हो जाती है? शाबाश, आप खुद सोचें। अब एक बच्चा आपके पास आया, उसको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट जो था वो डायग्नोज्ड हो गया है। ठीक है, जब वो टेस्ट स्पेल की पोजीशन में जाता है तो कौन सी सर्कुलेशन उसकी ज्यादा हो जाती है? शाबाश। जब वो टेस्ट स्पेल के अंदर जाएगा तो कौन सी सर्कुलेशन उसकी ज्यादा हो जाएगी? तो बच्चों 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 पल्मोनरी सर्कुलेशन ज्यादा होगी यार, सिस्टेमिक सर्कुलेशन तो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर से ब्लड आपका वापस जा रहा है। जब इधर से ब्लड आपका वापस जा रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड गया, जब राइट वेंट्रिकल से आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड गया, और पल्मोनरी आर्टरी से आपका जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा, आपके लंग्स के अंदर जाएगा। ये आपका एमसीक्यूज है, आपने लिखना है कि हाँ जी जनाब एग्जामिनर इस तरह भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है पूछ सकता है। क्लियर है? हाँ जी, शाबाश, बताइएगा। ओके जी, ये आपको इतना पता चला गया। अब हम आगे आते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए, आपको पता चल गया कि यार पेशेंट एक था, उसको जनाब एक तरह का टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट थी, और डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हैं, आप वाइवा के अंदर बैठे हुए हो, जब आप होंगे ना इंशाल्लाह हाउस जॉब कर रहे होंगे, तो उस वक्त आप लोगों से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी बच्चों, अगर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का लग रहा है आपको पेशेंट, तो इसके अंदर जो पहली आप इन्वेस्टिगेशन करोगे वो कौन सी करोगे? तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है वो कौन सी आप इसके अंदर परफॉर्म करते हो बच्चों? आपने कहना है कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है वो करते हैं आप एक्सरे, नॉट एकोकार्डियोग्राफी। देख मेरी बात सुनो, एकोकार्डियोग्राफी के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक हो गया, एकोकार्डियोग्राफी के लिए आप जाओगे, क्योंकि एक तरह का एको जो होता है वो जनाब आपका नजर एक तरह का डायरेक्ट तो नहीं ना हो जाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। प्राइवेट में तो चलो ठीक है, हम जाते हैं, मान लेते हैं कि हो गया, लेकिन एक गरीब बंदा है वो कहाँ जाएगा? अब मैंने फॉर एग्जाम्पल जब मैं जिना हॉस्पिटल में होता था तो वहां पे जनाब ऐसे बंदे थे जो बेचारे रोटी के पैसे नहीं भर सकते, तो हम उसको कहीं बाहर जाकर एको करवाओ तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। तो आप ऐसा टेस्ट करवाओ जिसके अंदर आपको रिजल्ट भी मिल जाए और आपको डायग्नोज भी हो जाए काफी हद तक। तो आप लोगों ने कहना कि फर्स्ट इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो आपका एक्सरे होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है,
और एक्सरे के अंदर अगर ऐसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ फटीग, उसके बाद क्लबिंग, उसके बाद वो ये कह दे कि हाँ जी जनाब साइनोसिस ऑन लिप्स, ऑन एग्जामिनेशन, ऑन ऑस्कल्टेशन देयर इज द होलोसिस्टोलिक मर्मर इज प्रेजेंट, व्हिच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यू विल परफॉर्म इन दिस पर्सन या इन दिस चाइल्ड। तो आपने क्या बताना है, एक्सरे। समझ आ रही है? तो अगर इसी तरह आ जाए क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा जाए, 15-year-old child present to you with history of fatigue, dyspnea, clubbing, उसके बाद cynosed lips and on X-ray there is a boot-shaped finding is found. What is your diagnosis? तो X-ray के अंदर जो होता है वो कौन सी फाइंडिंग होती है? आप लोगों ने boot-shaped heart, कौन सा हार्ट होगा? boot-shaped heart होगा बच्चों। तो ये आपने कहना कि इसके अंदर जो हार्ट होता है वो boot-shaped होता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोट के अंदर हम नॉर्मल क्या देखते हैं। अगर देखें फॉर एग्जाम्पल, देखो मेरी बात को गौर करना है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर हम नॉर्मल क्या देखते हैं। अगर किसी बंदे को टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट होगी तो उसके अंदर जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी? शाबाश। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर हम नॉर्मल जो देखते हैं वो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन कम होगी या ज्यादा होगी? हाँ स्वागत बोलो। अगर हम कम होगी तो आपने कहना है कि हाँ ज्यादा कैसे होगी यार? ज्यादा नहीं होती, कम होगी। क्यों कम होगी? अब आप कहोगे कि यार पहले तो भाई ने कहा था कि ज्यादा होती है और क्वेश्चन के अंदर भी ये कहा, तो यही तो घुमाने वाली बातें। एग्जामिनर ने इसी तरह तो आपसे क्वेश्चन पूछने, एग्जामिनर सीधी सीधी तो बात करेगा नहीं। ठीक है, देखें, वेरी गुड आसिफ, शाबाश। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन कम होती है, लेकिन जैसे बच्चा स्क्वाट पोजीशन के अंदर जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है तो ब्लड जो होता है वो बैकफ्लो मारता है। जैसे ब्लड आपका बैकफ्लो मारेगा तो इसके नतीजे में जो ब्लड होगा वो आपके लंग्स के अंदर आएगा। जैसे आपका जो ब्लड होगा वो लंग्स के अंदर आएगा तो इसकी वजह से पल्मोनरी वस्कुलेचर आपकी बढ़ती थी। तो आप ये बात अपने माइंड में रख लें कि आइडियली जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट होता है उसके अंदर जो पल्मोनरी वस्कुलर मार्किंग होती है या आपकी जो वस्कुलर मार्किंग होती है वो क्या होती है? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब वो आपकी एक तरह की कम होती है। लेकिन जब टेट स्पेल होता है, टेट स्पेल बेचारा यानी कि एक तरह की इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, तब ये पल्मोनरी वस्कुलरेचर जो होता है वो एक तरह का ज्यादा हो जाता है। इस कंसेप्ट का किसी भी एक बंदे को समझ ना आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ ना आई होगी? क्लियर है? क्लियर है? शाबाश। आगे चलें। ओके जी सर अपने बारे में बता दें। एक्सरे 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 आपने एक्सरे को फॉलो करना है। ठीक है, ईसीजी से भी ज्यादा बेस्ट इनिशियल टेस्ट जहां पे लिखा होगा ना वो वैसे इनिशियल लिखा होगा, लेकिन बेस्ट इनिशियल टेस्ट के अंदर ईसीजी नहीं आता। बेस्ट जहां पे लफ्ज आएगा ना बेस्ट इनिशियल टेस्ट, तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट के अंदर आपका एक्सरे ही आता है। ईसीजी को आपने फॉलो नहीं करना। ठीक है, बेस्ट इनिशियल की मैं बात कर रहा हूँ। आगे साफात समझ। अगर आए कि इनिशियल कौन सा करना है, चलो ठीक है आप एक्सरे ईसीजी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट इनिशियल के अंदर एक्सरे आएगा। ये आपने नोट करना है, एक्सरे। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों को ये बातें सारी क्लियर हो गई होंगी और आप होप सो आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ आ गए हो। यार मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, बाद में एक बार हम थोड़ा सा ये कर ले। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तो हम लोगों ने कहते हैं ना 20 दिन चलना है तो क्वेश्चन पूछते जाना, और बस थोड़ी देर के अंदर मैं बताता हूँ, तब तक ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाए फिर हम आते हैं। ये एक तरह का उस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि यार मेरा क्या नाम है या क्या नहीं है। सॉरी, मुझे ये सारी चीजें शुरू में बतानी चाहिए थी लेकिन मैं नहीं बता सका। इट वॉज माई मिस्टेक और मैं मानता हूँ उसको। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कभी भी अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप लोगों को पूछा जाए कि हाँ जी जनाब एक तरह का होलोसिस्टोलिक मर्मर जो होता है या पैन सिस्टोलिक मर्मर जो होता है वो जनाब आपका क्या होता है, तो आप लोगों ने कहना कि होलोसिस्टोलिक जो मर्मर है हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, ये जनाब आपके एक तरह के बेसिक तो पढ़ी होगी सबने। ठीक है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि होलोसिस्टोलिक जो मर्मर होता है हम बच्चों के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ वीएसटी के अंदर देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ होलोसिस्टोलिक मर्मर आप किसी और जगह पर भी देखते हो, जैसा कि माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन और कहां पे देखते हो? ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एग्जामिनर हालांकि माइट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन आपकी बेसिक का टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसके साथ में इसके अंदर से जिस तरह एमसीक्यूज आते हैं ना वो मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चों, जो आपके वीएसटी का मर्मर और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का जो मर्मर होता है ना वो आप सुनते हो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर, क्या तरह का? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर। क्लियर होगी बात?
जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का जो मर्मर होता है ना, वो आप सुनते हो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर, और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस वाला जो मर्मर है ना, वो एक्सिला की तरफ रेडिएट करता है, एक्सिला की तरफ रेडिएट करता है। अब जस्ट इमेजिन करें अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन, विद हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑन ऑस्कल्टेशन, ऑन एग्जामिनेशन या ऑन ऑस्कल्टेशन there is a holosystolic murmur found at the level of fifth intercostal space median to mid clavicular line which is radiating toward the axilla. What is your diagnosis? तो अब क्या बताओ, शाबाश। हाँ जी, अगर फॉर एग्जांपल ये बताया क्वेश्चन के अंदर कि हाँ जी जनाब आपके पास एक पेशेंट आता है, तो आप लोगों ने बताना है माइट्रल रिगर्जिटेशन, क्या इसका आंसर होगा आपका एक तरह का माइट्रल रिगर्जिटेशन, शाबाश। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल बच्चों आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, आप पेशेंट प्रेजेंट, हाँ सोहेल खान, लाजमी तो नहीं है कि अक्यूट या क्रोनिक को आप फॉलो करो। यार तुमने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था, होलोसिस्टोलिक मर्मर ही पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है, समझ आ गया, इनमें कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम है। होलोसिस्टोलिक मर्मर का दूसरा नाम उन्होंने पैन सिस्टोलिक मर्मर लिखा हुआ है, होलो सारा, पैन भी सारा, समझ आ गई है। इसके अंदर होलोसिस्टोलिक मर्मर में ये होता है। तो अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट आपके पास आ रहा है और उसके अंदर जनाब आप होलोसिस्टोलिक मर्मर देखते हो, ये जो मर्मर है वो जनाब आपका कहाँ जा रहा है, एक्सिला की तरफ रेडिएट कर रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ये वाला जो मर्मर है वो कौन सा है, आपका एक तरह का माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर है। अगर बच्चों आपके पास क्वेश्चन इस तरह है, आप पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, और वो ये कह दे कि हाँ जी जनाब का मर्मर इज एग्रीवेटेड या मर्मर इज हाई पिच्ड ऑन इंस्पायरेशन, ऑन इंस्पायरेशन, तो आपने कहना ये ट्राइकस्पर रिगर्जिटेशन का मर्मर है। ट्राइकस्पर रिगर्जिटेशन का मर्मर क्या होगा, इंस्पायरेशन के ऊपर क्या होगा, एक तरह का हाई पिच होगा, इंस्पायरेशन के ऊपर ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, क्लियर हो गया। और अगर इस तरह मर्मर है कि बच्चे के अंदर यार एक तरह का फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर आप मर्मर सुन रहे हो, तो वो कौन सा है, जो ना जनाब रेडिएट करता है ना किसी चीज से ज्यादा या कम होता है, तो आप लोगों ने कहना ये वीएसटी है, क्लियर है। ये तीनों के पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि तीनों में से क्वेश्चंस आते होते हैं, ये आपको पता हो। अच्छा बच्चों, उसके बाद आप लोगों को आगे आप लोगों में से क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे थे और उनमें से आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हाँ जी जनाब आपका एक तरह का, अगर हम देखें कि वीएसटी और एएसटी की जब हम बात करेंगे उनको बाद में देखेंगे, लेकिन आपसे पूछ रहे कि सर डाउन सिंड्रोम का बता दें कि डाउन सिंड्रोम वाला क्या हिसाब था। डाउन सिंड्रोम बच्चों आपका जो करवाता होता है, आपने कहना होता है कि डाउन सिंड्रोम कभी भी अगर एग्जाम के अंदर आए ना क्वेश्चन कि डाउन सिंड्रोम जिस बंदे को है, तो सबसे कॉमन जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, तो आप लोगों ने कहना है एंडोकार्डियल कुशिंग डिफेक्ट होता है। कौन सा आपका एक तरह का एंडोकार्डियल कुशिंग डिफेक्ट होता है। आप में से पढ़ा हुआ किसी बंदे ने एम्ब्रियो, हार्ट की एम्ब्रियो, शाबाश, कितने बंदों में पड़ी हुई है, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट होता है। हाँ जी, कोई इतना बच्चा जिसको समझ, सब ने पढ़ी हुई होगी, थोड़ा बहुत चलो सुनी होगी, अगर कुछ ने पढ़ी होगी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखें कि उसके अंदर जब आप हार्ट के सेप्टा की फॉर्मेशन होती है या आपके हार्ट के वल्वुलर की फॉर्मेशन होती है, एंडोकार्डियल जो होती है, एंडोकार्डियल कुशन जो होते हैं वो इसके अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट होगा, तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या उसके वाल्व की सही तरह फॉर्मेशन होगी, क्या जो सेप्टा बन रहा होगा वो सही तरह फॉर्मेशन होगी, दोनों की फॉर्मेशन नहीं होती। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब जब डाउन सिंड्रोम होगा तो डाउन सिंड्रोम की वजह से सेप्टा सही तरह नहीं बनता, इस वजह से हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी देखते हैं और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी देखते हैं, तो इनके अंदर हम दोनों तरह के सेप्टल डिफेक्ट देखते होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो आपने कहना डाउन सिंड्रोम के अंदर आप एएसटी भी देखते हो और वीएसटी दोनों देखते हो, क्लियर है। उसके बाद बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब एएसटी और वीएसटी की जैसा कि मैंने बात की कि ये दोनों आप लोगों ने देखने होते हैं। उसके बाद जनाब आप लोगों ने कहना है कि वीएसटी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डाउन सिंड्रोम नहीं करवाता, बल्कि जो दूसरे होते हैं वो भी इसको करवा रहे होते हैं। अब हम आते हैं आपका एक तरह का नेक्स्ट और उसके जो है वो डिस्कस करते हैं। यहां तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आप में से? हाँ जी शाबाश, हेलो हेलो हेलो।
ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आपको उसने आंसर देना है, उसके बाद हम एक तरह का ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल एक छोटा सा टॉपिक है वो करेंगे, और उसके बाद आप लोग फ्री हो, ठीक है? फिर हम लोग मतलब कि हमने इंशाल्लाह इसको मैं भी आप लोगों को करवा देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों क्वेश्चन इस तरह आ जाए, अ 5 year old boy is seen for routine examination by his doctor, but his parents have started that lately he became shortness of breath। मतलब कि एक छोटा बच्चा है, वो आता है और उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि हाँ जी जनाब इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है जब वो खेल रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक हो गया? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वो फील करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वो क्या करता है, एक तरह का फील करता है वाइल प्लेइंग, खेलते हुए जनाब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसके जो लिप होते हैं वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ये इतनी जो बात हमें शो करती है वो क्या करती है, जस्ट इमेजिन ब्लूइश कलर के उसके लिप हो जाते हैं, तो इसी से जो शो होता है वो क्या होता है? तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह का आपने कहना साइनोसिस हो रही है। उसके बाद वो ये कहता है हर टीचर नोटिस्ड नोटिस्ड चाइल्ड डू सेक्वाट फॉर रिसोसिटेशन, मतलब कि वो अपने आप को ठीक करने के लिए क्या काम करता है, स्क्वाटिंग करता है। व्हाट इज योर डायग्नोज, डायग्नोज क्या होगा? शाबाश, हाँ जी, टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लूइड, ठीक है? तो आप देखें कि हाँ जी जनाब हमने क्या देखा, एक तरह का टीयूएफ इसके अंदर देखते हैं। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि हाँ जी जनाब इसका जो आंसर है वो क्या एक तरह का आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लूइड बच्चों है। अब देखें आप लोगों को ये पता चला कि यार ये टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लूइड जो होता है वो जनाब आप इसके अंदर देखते होते हो। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि आप लोगों का टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लूइड के अंदर मैं 2-3 चीजें आप लोगों से अगर और पूछ लूं, तो सर स्क्वाटिंग फॉर लिखा लास्ट पर, समझ आ रही? स्क्वाटिंग फॉर रिसोसिटेशन, रिसोसिटेशन, रिसोसिटेशन। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और बोलने लगा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आपने नोट करना है। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह आता है, आप 11 year old बॉय, अब आप लोग लिख लो ताकि मतलब कि आपको पता चले, मैं फिर लिखूं फिर उसके बाद इस तरह आप इस तरह लिखें, आ 11 year old boy is brought to the office for routine checkup. A 11-year-old boy is brought to the office for routine checkup. Routine checkup. समझ आ रही है? A 11-year-old boy present to you for the routine checkup. उसके बाद वो लिखते हैं he has the complaint of multiple episodes of respiratory tract infection. He have the multiple episodes of respiratory tract infection, fatigue, clubbing, cyanosis. Cyanosis. Upon auscultation, the left lower sternal border, the murmur at the left lower sternal border is heard. What is your diagnosis? शाबाश, हाँ जी। अपॉन ऑस्कल्टेशन द मर्मर एट द लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर क्या होगा, एक तरह का टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लूइड होगा। तो ये भी जनाब आपका टीयूएफ होगा। इस तरह आपका कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है बच्चों। अभी हम जल्दी में ना सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को एक तरह का टॉपिक करवाने लगा हूं। इसके ट्रीटमेंट फ्लूइड्स आप दे सकते होते हो, लेकिन उसमें देखना अगेन क्वेश्चन इस तरह है कि हाँ जी जनाब जस्ट इमेजिन a 15-year-old child present to you with complaints of multiple respiratory tract infection, fatigue, dyspnea, cyanotic lips, and on auscultation, holosystolic murmur is found at left lower sternal border. Holosystolic murmur found at left lower sternal border. What is your diagnosis? तो आप लोगों ने कहना टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लूइड। अच्छा बच्चों, ये था आप लोगों का मतलब कि आप लोगों का हमने देख लिया। उसके बाद हम जो देखेंगे वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। इसको मैं जल्दी में बताऊंगा, आप लोगों ने एक्टिव रहना है। और उसके बाद फिर अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हो किसी भी तरह के तो वो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे हो? क्या ज्यादा तो नहीं करवा दिया? अभी हमने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा यार।
परेशानी हो ना, अभी इंशाल्लाह हमारा 14 डेज का 20 डेज का टारगेट है कि हमने उसके अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्टिव होकर रहना है। और अभी आप लोगों को लग जाता है कि हाँ जी ये इतना जो है, मतलब आप इस तरह समझे कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से सर जी मजा आ रहा है। थैंक यू जनाब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो अब देखो कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये देखना है कि हाँ जी इसके अंदर का ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी का होता है, टीजीए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल या ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी क्या होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये जनाब आपका हार्ट है, हार्ट के राइट साइड पे कौन सा ब्लड होता है, शाबाश, या राइट एट्रियम था, ये राइट वेंट्रिकल था, ये लेफ्ट एट्रियम था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल था। आप सबको पता है कि यहाँ पे राइट साइड पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे आपका कौन सा होता है, एक तरह का ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब मसला कहाँ पे बनता है, मसला यहाँ पे बनता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ना राइट साइड पे, इधर क्या लग जाता है, इधर एओर्टा लग जाता है। जब इधर एओर्टा लग जाएगा और दूसरी तरफ क्या होता है, यहाँ पे जनाब आपका क्या होता है, यहाँ पे जनाब आपका ये सीन होता है कि एक तरह का, यहाँ पे जनाब आपने कहना पल्मोनरी आर्टरी लग जाती है, यहाँ पे एओर्टा है। अब मुझे आपने बताना है कि ये एओर्टा जो है ये आपकी पूरी बॉडी को ब्लड दे देता है, तो जो आपका साइनोटिक ब्लड जो है, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, शाबाश ही बताइएगा जी। इसके अंदर जो पूरी बॉडी को ब्लड मिल रहा है, जब ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो पूरी बॉडी को मिलेगा, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपकी बॉडी को एक तरह की साइनोटिक कंडीशन होगी कि नहीं होगी। ये बच्चे मिनटों में मरते हैं, मतलब कि ये बेचारे, अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए कि दास आप, अगर क्वेश्चन इस तरह आए कि हाँ जी जनाब आपका ऐसी कौन सी, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज विच इज प्रेजेंट एट बर्थ, मोस्ट कॉमन जो साइनोटिक हार्ट डिजीज जो कि इन्फेंट्स के अंदर जब बर्थ के अंदर होती है वो कौन सी होती है, तो आप लोगों ने कहना है एक तरह का ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। हाँ जी, समझ आई कि नहीं आई कि हाँ जी जनाब आपकी ऐसी कौन सी डिजीज होती है जो कि बर्थ के ऊपर आपकी एक तरह की साइनोटिक कंडीशन होती है, तो आपने कहना ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। ये आपके एमसीक्यूज है। मैं आप लोगों से एक से दो ना बातें पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने कहा कि हाँ जी जनाब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स जो होती है, इसमें जो एओर्टा होता है वो राइट वेंट्रिकल से निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। अब मैं आप लोगों को ये भी आप लोगों को पता है कि यार इसमें से किसी तरह का एक तरह का ब्लड भी नहीं होता, ठीक हो गया। अब देखिए मुकम्मल तौर पर जो होती है वो जनाब आपकी एक तरह की साइनोसिस भी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत बेहतर किससे हो सकता है, किससे बंदा जो होता है वो सही हो सकता है, और हम दुआ करते हैं कि किसी ना किसी तरह ये जो बंदा है वो जनाब आपका एक तरह का ठीक हो जाए। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों आपने ये कहना है कि एक हम जो काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि किसी ना किसी तरह ये जनाब आपका वीएसटी जो ये आपका हो जाए, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाए। अगर ये आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इस बंदे के अंदर हम देख लें, तो फिर क्या होगा कि आपका एक तरह का जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जा सकता कि नहीं जा सकता, कुछ ब्लड ऐसे ही है ना, राइट वेंट्रिकल से आपके एक तरह का लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा, या फिर आपका एट्रिया से आपका जो या एट्रियल सेप्टा जो होगा राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड जाएगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपका जो ब्लड इधर से आएगा, समझ आ रही है बात को नोट करना है आपने, इधर से आएगा, सॉरी इधर से आएगा, और जनाब आपका कहाँ जाएगा, आपका इधर मिक्स होता जाएगा। जब आपका इधर मिक्स होता जाएगा तो फिर क्या होगा, इसके नतीजे में जनाब आपका जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा वो थोड़ा बहुत बॉडी को मिल जाएगा। एक तो हमें ये फायदा कि थोड़ा बहुत चलो वो मिल जाएगा, नंबर वन। नंबर टू आपने ये देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चों अगर हम कंजेनिटली एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, ये जो डक्टस आर्टरियोसिस का स्ट्रक्चर होता है ना वो आपके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को आपस में इस तरह जोड़ता है जैसे ये मैंने लाइन आपस में जोड़ी है, ठीक हो गया। ये आपका आफ्टर द बर्थ जो डक्टस आर्टरियोसिस का स्ट्रक्चर होता है ये बंद हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आप देखो कि हम चाहते हैं कि हाँ जी जनाब ये बंदा है जिसको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी है और इसके अंदर डक्टस आर्टरियोसिस जो कि जनाब आपका इस तरह है, तो हम किसी तरह इसको ओपन रख सकें, तो आप क्या कर देते हो, बिल्कुल प्रोस्टाग्लैंडिन देते हो। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो वेजोडाइलेटर होते हैं, वो विनोडाइलेटर होते हैं जो कि जनाब आपके एक तरह की इस डक्ट को ओपन करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक तरह का पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होगा वो जनाब आपका एओर्टा के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, शाबाश इधर जाएगा। तो आपको जो जा रहा है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका इधर जा रहा है, बात को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर जाएगा और कुछ ना कुछ बॉडी को मिलता रहेगा। तो आपने ये कहना है कि आप दुआ करते हो कि किसी तरह इस बंदे के अंदर वीएसटी हो, समझ आ रही है, आप दुआ करते हो कि इस बंदे के अंदर किसी ना किसी तरह डक्टस आर्टरियोसिस पेटेंट रह जाए। अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं रहता तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप सेप्टा को एक तरह का खुद डिफेक्ट करोगे, फिर आप एक तरह का सेप्टा को खुद पैदा करोगे। आप कहोगे कि हाँ जी जब ये सेप्टा पैदा हो फिर आप डक्टस आर्टरियोसिस खुद सर्जिकली बनाओगे, ठीक है। ये आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर हमें ये करना है। एक ऐसे ही आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, शाबाश। अगर ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन
एक तरह का नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। और भाई क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों होंगे? देखो मेरी बच्चों, बात को गौर करना है। आपका जो इस डक्ट को ओपन करते हैं वो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या कहते हैं एक तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें कि हाँ जी जनाब को इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप आंसर दोगे तो आंसर जो होगा वो प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देंगे। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही ब्लॉक हो गया तो आपकी ये जो डक्ट जो ओपन थी वो भी ब्लॉक हो जाएगी। बात को समझे कि नहीं समझे? वो भी ब्लॉक हो जाएगी। सर्जरी का टाइम होगा बिकॉज आपने कहा था मोस्टली ये जो बच्चे होते हैं ना बेचारे बिल्कुल ब्लू कलर के होते हैं, बहुत कम होते हैं पाकिस्तान के अंदर इनके बचने के चांसेस हो। बाहर तो इनके चांसेस होते हैं कि हाँ जी जनाब इनकी एट अ टाइम सर्जरी और ये सारा कुछ कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ वो सिस्टम बहुत पीड्स का जो सिस्टम है वो बहुत ही वीक है, उतना नहीं है। अगर हम हमारे यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, जब भी आप पीड्स की बात करते हो तो सबसे पहले क्या आता है आपके माइंड में? चिल्ड्रन हॉस्पिटल। उसके अलावा कोई और दिमाग में आती कोई चीज? चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अलावा जो पाकिस्तानी तबका यहाँ पे हमारे साथ है, हमारे यहाँ कोई और माइंड में आता है? कोई भी नहीं आता। तो आपका चिल्ड्रन हॉस्पिटल कितना बर्डन ले लेगा, कितनी कुछ चीजें होंगी, ठीक है। तो ये सारा हिसाब है। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल हमें खुद कई दफा जिना से पेशेंट्स को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लेके जाता रहा हूँ, क्योंकि जिना के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है आपके चिल्ड्रन की, आपके पीड्स की वो फैसिलिटी नहीं है। तो इस वजह से हम उधर लेके जाते हैं। और कभी भी अगर आपका चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर चक्कर लगे या लगा हो तो आप एक बात को नोट कर लीजिएगा कि वहां पे इतना ज्यादा रश होता है कि बंदा हैरान और शशतर हो जाता है, ओ भाई मैं आ कहाँ गया हूँ, ठीक है। तो वो जनाब इमरजेंसी ये वो बहुत ज्यादा रश होता है। तो आपने ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर तो वो वाला हिसाब ही नहीं है यार, क्या आप ये कहो कि हाँ जी जनाब ये बच जाएगा इस तरह? अब देखें सबसे पहले आपने क्या कहना है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं तो इसके अंदर का प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो जाएंगे। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो गया तो भाई ये आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कहना है कि सेप्टा हम करते हैं, हम सर्जरी इसकी करते हैं। समझ आ रही है? आप लोगों ने हम सर्जरी करते हैं, समझ आ रही है? हाँ जी, लेकिन क्या सर्जरी के दौरान बंदा बच सकता है? बात ये है सर्जरी के दौरान सिर्फ आप ये कहते हो 1 in 4 बचते हैं। अगर 4 की सर्जरी होती है तो ड्यूरिंग सर्जरी सिर्फ 1 बचता, 3 सर्जरी के दौरान ही टपक जाते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? सर्जरी हम करते हैं। कौन सी सर्जरी करेंगे? डक्टस आर्टियोसिस को बनाएंगे और सेप्टा बनाएंगे, ये वाली, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए कि फॉर एग्जांपल आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर हम जो है वो जनाब एक तरह का आपका आंसर नहीं देंगे, क्योंकि अगर आंसर दिया तो प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो जाएगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक होगा तो डक्ट जो होगी वो ओपन नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? समझ आ गई है? हमने खुद इसके अंदर बल्कि प्रोस्टाग्लैंडिन देना होता है। एक और ऐसे ही काइंडली एक्यूरेट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है बच्चों और एग्जामिनर ये कह देता है अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ द साइनोटिक हार्ट डिजीज, यानी कि अ न्यू बोर्न बेबी, अ न्यू बोर्न बेबी प्रेजेंट विद साइनोटिक लिप्स, लिप्स जा एंड फिंगर्स, एक तरह के एक फिंगर्स एंड फिंगर्स, ठीक हो गया। ऑन एक्सरे, ऑन एक्सरे विच ऑफ फॉलोइंग फाइंडिंग विल बी फाउंड, विच ऑफ फॉलोइंग फाइंडिंग, फाइंडिंग्स कौन सी मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो बच्चों आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये सारी कंडीशन हो तो हाँ जी जनाब एक्सरे के ऊपर जो फाइंडिंग मिलती है वो मिलती है एग ऑन स्ट्रिंग। क्या मिलती है? एक तरह का एग ऑन स्ट्रिंग। ये भी आपका एमसीक्यू है जो आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये बच्चों आपने याद रखना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है। देखें बच्चों दूसरी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो आप लोगों ने देखनी होती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जनाब आपका एक तरह का बंदा जो होगा उसका ऑपरेट करेंगे और इससे थोड़ी बहुत बचत हो सकती है, अदर कभी भी इसके अंदर बचत नहीं होती। ऐसा कोई बच्चा जिसका कोई भी क्वेश्चन है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में से और इसमें से, शाबाश, किसी तरह का क्वेश्चन हो? कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस इतने बच्चे के अंदर होगी? फेल खान जी अहमद बोलो। पल्सिस 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 का एक आपका सेपरेट होता है, मैं बता देता हूँ वैसे। खाना खाना है अभी? ठीक है जी, खाना खा लें सर जी। मैं मेरी मजाल आपको मैं खाने से रोकूं है। पल्सिस वाला वैसे भी सेपरेट है बच्चे, वो इसका साथ नहीं है क्या? मैं आपको बेगम ने दे दिया होगा। भाई अभी शादी नहीं हुई तो बेगम ने कहाँ से देना है खाना?